बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमारा स्टाफिंग का चैप्टर चल रहा है, बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 6। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, रिक्रूटमेंट, इट्स कंसेप्ट एंड सोर्सेज। आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब in the organization. This is called a positive process. तो हम कह सकते हैं जो रिक्रूटमेंट है इसका अभिप्राय भावी कर्मचारियों की खोज करना है जो फ्यूचर में हमारे यहाँ काम करेंगे, और उनसे अप्लाई करवाना है अपनी संस्था में खाली पदों के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं, डेफिनेशन है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। एडमिन राम फिलिपोस आपकी डेफिनेशन है। भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजना और उन्हें जो है संगठन में जो हमारे खाली पद हैं उनके लिए आवेदन करने के लिए उनको आकर्षित करना है, प्रोत्साहित करना है। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, डाल्टन मैकफार्लैंड की है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉइज टू द कंपनी। यानी कि ये जो हमारे फ्यूचर के संभावित कर्मचारी हैं उनको कंपनी में आकर्षित करना है अप्लाई करने के लिए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके चरण क्या क्या हैं। पहला है इसका रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज़। तो सबसे पहले हम भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों की मांग का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले तो ये पता लगाया जाता है कि हमें कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, और हम उसके हिसाब से ही फिर कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। तो किसी कंपनी में विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं और वो मैनेजर को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जितने व्यक्तियों की ज़रूरत होती है वो लिस्ट बना के दे देते हैं, और पर्सनल मैनेजर को सूचित कर दिया जाता है। फिर पर्सनल मैनेजर अपने जो होते हैं वो भर्ती करते हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले जब कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लग जाता है तो हमारा पर्सनल मैनेजर सभी विभागों से ये बात पता चल जाती है कि उन्हें कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, सभी विभागों को, और वह अपने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह निश्चित करता है कि विभिन्न पदों के लिए क्या क्या योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए। तो वो उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है और फिर देखता है कि उसको इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से कहाँ से व्यक्तियों की उपलब्धि होगी। तीसरा, इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल्स। जो दूसरा चरण होता है इसमें लोगों का पता तो लगा लिया जाता ही है कि भाई कौन कौन लोग हमारे यहाँ आवेदन करेंगे। उसके बाद एक विस्तृत सूची तैयार की जाती है जिसमें इस प्रकार विवरण दिया जाता है कि भाई खाली पद कितने हैं, कार्य की प्रकृति क्या होगी, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, अनुभव कितना चाहिए, पारिश्रमिक का विवरण, नौकरी की शर्तें, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या होगी, चयन प्रणाली क्या होगी, इत्यादि। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। इसमें ये लिस्ट बनाई जाती है कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनको छांट लिया जाता है और अयोग्य व्यक्तियों की एक अलग से लिस्ट बना ली जाती है। तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं, वांछित योग्यताएं रखते हैं, उनको चयन प्रक्रिया में शामिल। अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ की बात करेंगे कि भाई जो कर्मचारी हैं उनको भर्ती की करने के लिए कौन कौन से स्रोत अवेलेबल होते हैं और कौन सा स्रोत अच्छा होता है। कई बार आपके यहाँ क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि भाई जो रिक्रूटमेंट का सोर्स आपकी नज़र में कौन सा अच्छा है और क्यों। तो देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। आपको केवल अपने तथ्य प्रस्तुत करने हैं कि आप अच्छा क्यों मानते हैं, आपको जो है अपने विचार रखने हैं। तो इंटरनल सोर्सेज में ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ले ऑफ होता है, और एक्सटर्नल सोर्सेज में 11 सोर्सेज हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरनल सोर्स है वो है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र, इसको हम कहते हैं स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर्मचारी को भेज देना। इसका अभिप्राय ये भी होता है कि जहाँ पर हमारे विभाग में कर्मचारी की आवश्यकता कम है वहाँ से उस विभाग में कर्मचारी को भेज देना जहाँ पर उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। पद उसका वही बना रहता है और उसकी सैलरी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है प्रमोशन, यानी कि पदोन्नति कर देना। इसमें क्या होता है कि नीचे पद पर अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो उसी संस्था में से उच्च पद पर प्रमोट कर दिया जाता है या उच्च पद पर भेज दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसकी पहचान की जाती है और उच्च पद पर उसको अधिक जिम्मेदारियां दे दी जाती है, इससे उसका वेतन भी बढ़ता है। तीसरा होता है ले ऑफ। ले ऑफ अभिप्राय हम कह सकते हैं अस्थायी अलगाव,
यानी कि जब हमारी संस्था में काम ही नहीं है तो हम कर्मचारियों को कह देते हैं कि भाई अब आप मत आइए, अभी हमारे पास में काम नहीं है। और जब काम आ जाता है तो हम उन कर्मचारियों को कार्य पर लगा लेते हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे कि शुगर मिल, चीनी बनती है जहाँ पर, तो जब उसका सीज़न होता है तो कर्मचारियों को कार्य पर लगा लिया जाता है, और जब सीज़न नहीं होता तो कुछ कर्मचारियों को, लेबर्स को हटा दिया जाता है। अब बात आती है इसकी एडवांटेजेस की कि क्या इसके फ़ायदे हैं, यानी कि हम इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्स अगर अपनाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि शांति बनी रहती है, औद्योगिक शांति बनी रहती है। बढ़ते ये जब आंतरिक स्रोत का प्रयोग किया जाता है तो जब प्रमोशन होता है इसकी खुशी में हमारे जो कर्मचारी हैं वो मन लगा के काम करते हैं, और इससे इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है और वो काम भी सीखते हैं, अपने अभ्यास पर भी पूरा जोर देते हैं। दूसरा होता है इंक्रीज इन मोटिवेशन, कर्मचारियों की जो अभिप्रेरणा है उसमें भी वृद्धि होती है। सभी आंतरिक स्रोतों, हम कहते हैं विशेष रूप से पदोन्नति के द्वारा जो हमारी सीटें भरी जाती हैं, तो इससे कर्मचारियों की मोराल में भी वृद्धि होती है। उनको पता होता है कि हम अगर अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो उनकी पदोन्नति हो सकती है, और उच्च पद पर नियुक्त हो जाने की इच्छा में वो अधिक अच्छा कार्य करते हैं। तीसरा, नो नीड ऑफ इंडक्शन, प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता उन्हें नहीं होती। देखिए, जब प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता हो तो उस कर्मचारी को होगी जो कि नया होगा, जबकि हमारे जो इंटरनल सोर्सेज से अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारे जो पुराने कर्मचारी होते हैं उन्हें तो संस्था के बारे में सब कुछ पता होता है और उनको पहले से ही जानकारी होती है, तो प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता ही नहीं होती। इजी सिलेक्शन होता है, आसान चयन होता है, सरल चयन होता है, यानी कि संस्था के अंदर काम कर रहे जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हर तरह की जानकारी होती है। यही कारण है कि उनका उच्च पद के लिए चयन कर लेते हैं और कोई जोखिम भी नहीं होता। इकोनॉमिकल है, मितव्ययी है, कम खर्च आता है। ऐसा करने पर जो है हमें ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती, ना कोई स्रोत जो है उसकी खोज करनी पड़ती, लंबी चयन प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना पड़ता, और ना ही प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो मितव्ययी हो जाता है सोर्स, खर्चा कम होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं भाई। देखिए इसकी क्या लिमिटेशन है इंटरनल सोर्सेज की। स्टॉप एंट्री यंग ब्लड, जो देखिए नए नए व्यक्ति होते हैं, नए जो यंग ब्लड होता है, युवा जो होते हैं, उनको सोर्स जो नौकरी के चांस नहीं मिलते क्योंकि इंटरनल सोर्स से ही भर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो युवा हैं उनकी आधुनिक तकनीक, उनके ज्ञान का हम प्रयोग नहीं कर पाते, उससे उस पर उनके प्रवेश पर रोक लग जाती है। पुराने व्यक्ति क्या होता है, वो पुराने विचारों से ही संस्था को चलाना चाहते हैं, तो ये एक अहम इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा है लेदार्जिक एम्प्लॉइज, यानी कि जो कर्मचारी हैं वो सुस्त हो जाते हैं। उन्हें पता है भाई प्रमोशन तो हो ही जाएगी, तो ये भावना उन्हें सुस्त बना देती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे पाते। तीसरा, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नई संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस स्रोत से भर्ती केवल पहले से जो स्थापित संगठन हैं उनमें ही संभव है। नए संगठनों को बाह्य स्रोत का ही प्रयोग करना पड़ता है, बाहर से लाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो पुराने संगठन हैं वो भर्ती की आवश्यकता को पूरा कर भी देंगे या नहीं। हैम्पर्ड द कम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग एम्प्लॉइज़, जो हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं उसमें जो कंपटीशन की भावना होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कम हो जाती है। प्रतियोगिता की भावना तो तब उत्पन्न होगी जब अधिक योग्य कर्मचारी से सामना हो, और ये भर्ती जो इंटरनल सोर्सेज वाली है योग्य कर्मचारियों का तो प्रवेश ही नहीं होने देती, या हम कह सकते हैं यंग ब्लड नहीं आ पाता है, तो प्रतियोगिता का अवसर भी नहीं मिलता। और नेक्स्ट है इसका, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हिट द प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अब कई बार हम ट्रांसफर्स करते हैं, ये एक सोर्स है इंटरनल, तो इससे क्या होता है कि बार बार जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो हमारे जो कर्मचारी हैं वो किसी काम में कुशल नहीं बन पाते। जब काम में वो कुशल नहीं बन पाएंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी नेगेटिवली इफेक्टेड। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स की, और फिर हम जानेंगे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि सीधी भर्ती। अब जब इसके नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है, हम कह रहे हैं इसको सीधी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती, तो संस्थाएं क्या करती हैं, कई बार जो रिक्रूटमेंट करती हैं तो उनकी जो भी वैकेंसीज होती हैं वो अपनी फैक्ट्री के बाहर, ऑफिस के बाहर गेट पर चिपका देते हैं। जो इच्छुक व्यक्ति होता है वो देख लेता है कि भाई वैकेंसी निकली है, कंपनी के गेट पर लगी हुई है, और वो उसके लिए अप्लाई कर देता है। परंतु ये याद रहे कि इस प्रकार की जो भर्ती होती है वो कई बार जैसे मजदूर या
नीचे लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, अनस्किल्ड लेबर इत्यादि, उसके लिए ही ये प्रयोग की जाती है। दूसरा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स जिसका जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, आकस्मिक बुलावा। कई बार संस्थाएं अपनी वैकेंसीज निकालती हैं तो बहुत योग्य व्यक्तियों के भी एप्लीकेशन आ जाती हैं। सभी को रिक्रूटमेंट यानी कि सभी को चयन नहीं करते, परंतु कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमें कर्मचारी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि हम उस लिस्ट को देख लेते हैं जो हमारे पास में होती है, और उस लिस्ट में से हम व्यक्तियों को कार्य के लिए बुला लेते हैं। तो ये कैजुअल कॉलर्स होते हैं। दूसरा होता है, तीसरा, मीडिया एडवर्टीजमेंट। देखिए आजकल इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। विज्ञापन के माध्यम से जो बाहर से संस्था है वो कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उसको खोजती है। इसके द्वारा उच्च स्तर और मध्य स्तर जो भी लेवल के जो पद होते हैं, बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित किया जाता है। और जो विज्ञापन दिया जाता है वो समाचार पत्रों में, रोजगार समाचार में, टेलीविज़न में, पत्रिकाओं में, इसमें दिया जाता है। अब जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ पर अपने रिक्त पदों को देख लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई कितनी पोस्ट खाली हैं, क्या कार्य की प्रकृति होगी, वांछित योग्यताएं क्या क्या होंगी, पारिश्रमिक की जानकारी भी दी जाती है। इससे संस्था के चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है और परिणामस्वरूप अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति संभव हो पाती है। तो इस पद्धति में कभी कभी जो है बहुत अच्छे हमें कर्मचारी मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो सोर्सेज है एक्सटर्नल सोर्सेज में जिसको हम शामिल करते हैं वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए पहले ज़माने में तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा भूमिका होती थी, आजकल भी ये अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। तो हर ज़िले में सरकार के द्वारा एक रोजगार कार्यालय खोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कड़ी का कार्य करता है संस्थाओं के बीच में और नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के बीच में। अब जो नौकरी के इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन इत्यादि सब कुछ दर्ज करवा के आते हैं। अब इस प्रणाली में क्या होता है कि जो मैनेजर हैं वो भी अपने अपने रिक्त पदों की सूचना रोजगार कार्यालय में भेज देते हैं। इसके बाद जो रोजगार अधिकारी होता है या एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है वो देखता है कि भाई उसके जो कार्यालय है उसमें दर्ज व्यक्तियों की योग्यता और जो संस्था ने मांगे हैं कर्मचारी उनकी योग्यता में क्या मैचिंग है, और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन व्यक्तियों के पास में कॉल लेटर, इंटरव्यू के लेटर भेज देता है कि भाई वहाँ पे जाके वो लोग अपना इंटरव्यू दे आएँ। तो जो है वो ज़्यादातर जैसे क्लर्क, चपरासी, टाइपिस्ट इत्यादि जो होते हैं उनके रिक्रूटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इनके आंकड़े नवीनतम तो ना होने के कारण उपलब्ध कराए कर्मचारी जो हैं वो कई बार बहुत उपयोगी भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या होता है, संस्थाओं को जिनको ज़रूरत होती है वो सारा कार्य स्वयं न करके किसी एजेंसी कर्मचारियों की ज़रूरत है और आप इन कर्मचारियों को नियुक्त करके हमें दे दीजिए। तो आजकल प्लेसमेंट एजेंसीज भी कर्मचारियों की भर्ती के अच्छे बाहरी स्रोत के रूप में उभर कर सामने आई हैं। ये निजी लोगों के द्वारा स्थापित की जाती हैं और इच्छुक व्यक्ति के पास अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो उच्च स्तर एवं मध्य स्तर की नियुक्ति प्राप्त करने के जो चाहते हैं या प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति इच्छुक होते हैं तो प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू उनकी भर्ती की जाती है। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स, देखिए आजकल बाज़ार में प्रबंध परामर्शदाता जो फर्में हैं वो उपलब्ध हैं और ये फर्में प्रबंधकीय स्टाफ की भर्ती की विशेषज्ञ होती हैं। किसी संगठन में यदि कोई प्रबंधकीय पद खाली है तो उसे भरने के लिए इनकी मदद ली जा सकती है। तो ये पहले से ही प्रबंधकीय स्तर के लोगों में के संपर्क में रहती हैं और किसी संगठन के द्वारा प्रबंधकों की मांग करने पर उन्हें संगठन के समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। इस सेवा के बदले में फर्में कमीशन अथवा फीस वसूल करती हैं। ये फर्में इच्छुक संगठनों की ओर से कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत ज़्यादा आजकल लोकप्रिय है ये। कैंपस भर्ती का अर्थ होता है जैसे शिक्षण संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या हैं कि जो यंग और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थाओं से संपर्क करती है, जहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त किया जाता है। जैसे आपको पता है महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। वहाँ पर जाकर ये लोग अपनी वैकेंसीज़ के बारे में एडवर्टीज़मेंट करते हैं या वहाँ पर जाकर एक प्लेसमेंट सेल होती है उसको स्थापित कर देते हैं। और कंपनी का जो मानव संसाधन प्रबंधक है वो इन प्लेसमेंट सेल से संपर्क करके अपनी आवश्यकता के अनुसार इच्छा अनुसार जो है कर्मचारियों की भर्ती कर लेता है। नेक्स्ट होता है रिकमेंडेशन। आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है ये।
जो हमारी कर्मचारी होते हैं या संस्था में कार्य करते हैं उनकी सिफारिशें, यानी कि उनकी जो मित्र और रिश्तेदार या उनकी सिफारिशों से जो भी व्यक्ति नियुक्त होते हैं वो भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। आजकल श्रम ठेकेदार होते हैं। अगर किसी कंपनी को कर्मचारियों या श्रमिकों की ज़रूरत होती है तो वो उन ठेकेदारों के संपर्क करते हैं और ठेकेदारों को कर्मचारी उपलब्ध करा देते हैं, श्रमिक उपलब्ध करा देते हैं। कर्मचारियों की भर्ती की ये जो पद्धति है प्राय सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बागान, उद्योग इत्यादि कार्यों में ही प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट होता है टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग या प्रसारण। आजकल बड़े संगठन टेलीविज़न पर खाली पदों का प्रसारण दिखाते हैं, उसमें बता देते हैं कि भाई कितने पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, कितना सैलरी मिलेगी, क्या क्या इसकी विशेषता होंगी आदि, ये जानकारी दे देते हैं और इस टेलीकास्ट को देखकर लोग जो है अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग, यानी कि वेब प्रकाशन। आजकल इंटरनेट भर्ती भी एक महत्वपूर्ण साधन है, इंटरनेट भी भर्ती का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि नौकरी प्रदान करती हैं, जिसके एग्जांपल हैं जैसे www.naukri.com या फिर jobstreet.com या फिर clickjob.com इत्यादि। तो जिन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है नौकरी की वो इन वेबसाइट्स के द्वारा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके लिमिटेशन। तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला है वाइडर चॉइस, यानी कि विस्तृत चयन की सुविधा। भर्ती के बाह्य स्रोत का उपयोग करने पर व्यक्ति जो है वो आवेदन करते हैं, अधिक मात्रा में आवेदन करते हैं और जब हमारे पास में बहुत सारे लोग होंगे उनमें से हमें चुनाव करना होगा तो हमें योग्य व्यक्ति मिलने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो प्रबंधक सभी आवेदकों की योग्यता की जांच करके अच्छे से अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करता है। दूसरा क्वालिफाइड पर्सनल, योग्य कर्मचारी। भर्ती के बाह्य स्रोत में संगठन के बाहर उपलब्ध जो योग्य लोग हैं उनको संगठन में प्रवेश का अवसर प्राप्त होता है, यंग ब्लड आता है और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है और व्यक्ति को भी फ़ायदा होता है। फ्रेश टैलेंट, देखिए नया जो टैलेंट है वो आता है, नए गुण आते हैं। संस्था की जब बाहर से व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति आते हैं, इससे संस्था को लाभ होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज भी आती हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जब इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं और योग्य व्यक्ति के चुनाव किया जाता है तो उसमें कंपटीशन की स्पिरिट भी होती है, कंपटीशन की भावना भी होती है। इससे कर्मचारियों को भी फ़ायदा होता है और संस्था को भी फ़ायदा होता है। और लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, देखिए पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है जब बाहर से व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। और जब इंटरनल व्यक्ति होता है वो तो जानकार होता है तो कई बार पक्षपात हो जाता है, लेकिन बाहरी व्यक्ति जब नियुक्त किया जाता है तो पक्षपात की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। तो वो क्या है, सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए सबसे बड़ी खामी है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सबसे पहले आप ये अनुमान लगाते हैं कि आपको कितने व्यक्ति चाहिए, उसके बाद फिर आप एडवर्टीज़मेंट निकालेंगे, सेलेक्ट और लोग फिर अप्लाई करेंगे, उसमें से एप्लीकेशंस को छांटना, फिर उनका सिलेक्शन करना, टेस्ट लेना, ट्रेनिंग देना, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनको लगता है कि भाई हमारा प्रमोशन तो होगा नहीं, बाहर से लोगों की नियुक्ति कर ली जाएगी, तो उनमें डिससेटिस्फैक्शन होती है, उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस। देखिए महंगी है, प्लेसमेंट एजेंसीज अगर आप लेते हैं तो वो भी पैसे लेते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि भाई महंगी प्रक्रिया है ये, इसमें हमें विज्ञापन निकालना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, फिर उनको अनेक खर्च करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि हो जाती है। देखिए जब कर्मचारी को जानकारी होती है कि भाई इस संस्था में तो उनका प्रमोशन होगा नहीं, नए डायरेक्ट व्यक्ति लिए जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो हमारी कंपनी होती है उसको छोड़कर दूसरी कंपनी में उच्च पदों पर वो चले जाते हैं। इससे संस्था की जो गुडविल है उसमें भी कमी आती है। नेक्स्ट है चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, यानी कि कई बार हम सोच समझ के सिलेक्शन करते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है, और जब वो गलत हो जाता है तो इससे संस्था को बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में जाना और उसकी एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में भी जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन, उसके कंसेप्ट और प्रोसेस के लेकर आएंगे। आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कराएं।